अभी तक हम लोग ज़ेन योगा पढ़ने की कोशिश करते थे। सर पढ़ाते थे आपको, आप सुनते थे। सर आपको बताते थे कि कैसे खाना है, कैसे सांस लेना है, 3 स्टेप बताते थे ना। पता है क्यों बताते थे ये सब हम लोग क्यों? आप मेरी बातें क्यों सुनते थे? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ऐसे खाइए, ऐसे ड्रिफ्ट वॉचिंग करिए, या अपने माइंड को स्टडी करिए? ये सब किस लिए था? मैं बताता हूँ। मुझे 12th में बचपन से ही ढेर सारे छोटे छोटे झटके लगते थे। फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कभी कुछ मन की बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। लेकिन 12th में बड़ा झटका लगा। फर्स्ट ईयर MBBS में बहुत बड़ा झटका लगा। पहली बार में फेल हो गया। तो मुझे लगा कि यार जिंदगी तो ऐसी है, दुख वाली है बहुत। तब ऐसा लगा जैसे कि क्या यही जिंदगी है, इसके अलावा कोई और लाइफ है? जैसे नहीं, वो बोलती थी, कौन, J.K. रोलिंग बोलती थी, जब आप हारते हो, हारते 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 लास्ट जमीन पे गिर जाते हो जिसके नीचे गिर ही नहीं सकते। मैं उस जमीन पे गिर गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर में इतनी एफर्ट भी नहीं है, इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं हिम्मत करके पास होने की तैयारी करूं। बिकॉज मैं देखता था कि ये सब नाटक है, क्योंकि अल्टीमेटली इतने बच्चे हैं कॉलेज में, और हमारा तो एक प्राइवेट कॉलेज था पीछे वाला, और गवर्नमेंट कॉलेज है, उससे भी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं परेशान हो गया था सही में। और उस परेशानी में से एक इसका सॉल्यूशन खोजने का, इस परेशानी को खत्म करने की एक अर्ज इकट्ठी हुई। तब मैं जाना शुरू किया मंदिरों में, और वहां पर मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। एक पहली बार वो किताब उठाई, तब बताइए ये वाली रामचरितमानस नहीं थी, उस योग वशिष्ठ। और मुझे लगा है उसमें राम भी यही देख रहे हैं कि कंपटीशन नुकसानदायक नहीं है। इट्स दम घुटाऊ है। स्कूल में जब कंपटीशन होता है तो आप कुछ भी करके कंपटीशन में जीत नहीं सकते। अगर आज जीत गए तो कल हारेंगे। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन हो तो आप खाते रहे, लेकिन ये तो ऐसा भोजन है, आज खा भी लिया तो कल दोबारा खाना पड़ेगा, फिर से कड़वा ही लगेगा। तो कंपटीशन थी, जेलसी है, और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लग रहा था कि यार ये सब तो खत्म होना चाहिए। और उसमें राम को भी ऐसा लग रहा था, राम भी ऐसे परेशान थे। और फिर राम ने खोजना शुरू किया कि यही सच है लाइफ में, या ये बदला जा सकता है। तो ये सर्च जब, फिर उसके बाद एक बैकग्राउंड में पढ़ाई करते रहे, सब कॉलेज चलता रहा, लेकिन एक सर्च चलती रही बिना किसी को बताए हुए। पेरेंट्स को नहीं बताया, लोगों से मिलते थे, पूछते रहते थे जो हमसे समझदार लगते थे और जो हमको जज नहीं करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे। एक बार मुझे याद है, मैं किसी मंदिर के कोई शास्त्री या स्वामी जी थे, उनके पास बैठ बात करने लगा। बोलते तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोलते तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, ये सब फिलॉसफी की बातें करते हो, ये सब तुम्हारी उम्र के लिए ठीक नहीं है, अभी बड़े हो जाओगे तब पूछना। तब हम जान जाते थे कि इस आदमी से नहीं बात करना है। एक बार ताऊ जी ने मेरी वो किताब उठा ली, योग वशिष्ठ, पढ़ने लगे। तो बोलते हैं ऐसी किताबें घर में रखनी नहीं चाहिए। तो मैं जान गया कि ये लोग ऐसे आदमी नहीं जिनसे आप बात कर सको। बट बहुत से ऐसे लोग मिले जिनसे आप बात करके लगता था कि नहीं, उम्मीद है, खोज सकते हैं और सोल्यूशन है। तो जब ज़ेन योगा आई तब मुझे क्लियर हुआ, प्रॉब्लम असल में जो कंपटीशन, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब है, ये दुनिया में की वजह से नहीं है, ये दुनिया में से मेरे अंदर घुस गई है। तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन अगर करना भी है तो मुझे दुनिया के साथ कुछ नहीं करना है। मम्मी को नहीं बोलना है कि तुम मुझे मेरे भाई से कंपेयर करती हो, या मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं कहना है, या मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को नहीं बोलना है कि तुम मुझसे कह रही हो कि मेरी इनकम मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे ही ब्रेन में कुछ एक्टिविटी है जिसके अंदर में अगर कुछ हो जाए तो ये खत्म हो सकता है। ये चीज मुझे ज़ेन योगा से क्लियर हुई। और अगर ये चीज स्टैब्लिश हो गई तब होता क्या है, तब ब्रेन में एक्स्ट्रा जो एनर्जी आती, बाहर से जो एनर्जी आती है वो बचती है, और फिर वो ऊपर जाती है और कुछ फ्लावरिंग होती है, कुछ उसको हम लोग बोलते थे ना, सेक्शन 2 भी खुलता है, उसमें मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, एक्सेट्रा। फिर इस बार जब कृष्णमूर्ति से बात हुई, मतलब कृष्णमूर्ति तो अब है नहीं, तो हम लोग के पास किताबें भी पढ़ी हैं, तब
ये समझ में आया कि ये जो हमारा अप्रोच है इसको बोलेंगे पॉजिटिव अप्रोच, कि हम कुछ करके अपने अंदर में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसा ही एक और अप्रोच है और उसका नाम है नेगेटिव अप्रोच। अब थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं, जैसे नहीं, आप जब चलते हैं और थोड़ी सी मुश्किल दुनिया में घुसते हैं, बिकॉज अब ये मामला हमको क्लियर हो गया है कि बाहर की दुनिया में कुछ करना ही नहीं है। भाई बहन माँ बाप के साथ कुछ नहीं करना है। किसके साथ करना है? अपने साथ। लेकिन अपने साथ भी जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि अगर जबरदस्ती कर रहे हैं इसका मतलब ये है कोई बाहर का आइडिया हमने सुना, हमको बड़ा अच्छा लगा, तो अब हमने उसको दिमाग में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन भी तो वही था, कंपैरिजन भी तो वही था। तो अब अगर अंदर में कुछ चेंज हम चाहते हैं तो उसके लिए एक तो तरीका ये है पॉजिटिव, जिसमें कि आप कोई चीज सुनते हैं, सोचते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन कर पाते हैं, फिर छूट जाता है, जैसा आपने कहा सुपरफिशियल है। लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच है जिसको शास्त्रों में नेति नेति के नाम से बोला गया है, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे नेगेटिव थिंकिंग, या तो एक जगह पर उन्होंने बोला है नेगेटिव इवेंट। और देखा जाए तो ज्यादातर जो रिफ्रेशिंग इवेंट्स हैं वो नेगेटिव इवेंट ही हैं। नेगेटिव इवेंट मतलब आप उसको करके नहीं ला पाते। हम लोग जितनी किताबें पढ़ते हैं उसमें से मैंने देखा है, हम लोग खरीदते हैं किताब, ये सोच के खरीदते हैं अच्छी होगी, पढ़ते हैं, बहुत बार नहीं अच्छी लगती। लेकिन कुछ किताबें होती है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बड़ी अच्छी लगती है। उस अच्छा लगने में हमारा क्या पॉजिटिव एक्शन है? कुछ नहीं है, वो तो अपने आप ही हो गया है कि नहीं। आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए और उम्मीद करते हैं अच्छी फिल्म होगी, बहुत बार अच्छी निकलती है, बहुत बार आप बोलते हैं यार शाहरुख खान की फिल्म थी, फिर भी अच्छी, बहुत अच्छी नहीं थी, इससे भी अच्छी फिल्म बन सकती थी, ये तो फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन मालूम पड़ता है कोई नए एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर किसी डायरेक्टर ने नई पिक्चर बना दी। कौन सी अभी रिसेंट में कोई आई थी, हाँ वो देखी थी हम लोगों ने, मसान। कोई जान वाली फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं थे, ऋचा चड्ढा को तो हम जानते भी नहीं थे, उसके बाद से हमने देखना शुरू किया और वो फिल्म आपको अचानक अच्छी लग गई। उस अच्छे लगने में आपका कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव इवेंट, जो अपने आप होती है। इसलिए बड़ा एक बहुत सुंदर तरीके से बोला है कृष्णमूर्ति ने, हैप्पीनेस इज अ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। डेरिवेटिव समझते हैं? आप करते हैं, उसमें से निकल के आता है, अपने आप निकलता है। अगर आप हैप्पी होने के लिए कोई एक्टिविटी करते हो देन इट इज फ्यूटाइल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शादियों में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और वहां पर कोई हमको देखता ही नहीं, कोई हमारी बड़ाई नहीं करता है, वो अपने कपड़े की बड़ाई वेट कर रहा है, आप अपने कपड़े की बड़ाई वेट कर रहे हो। और देखा नहीं आपने, बहुत बार किसी चीज को आप बड़े खुश हैं और उसको आप सामने वाले को बताते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। मुझे एक लड़की पसंद आई, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज देखी हैं जो मुझे लगता है कि मेरे माता या पिताजी को देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, और आप जाकर के उनको बताते हैं और उनको लगता है क्या खास है इसमें। या कोई चुटकुला आपने सुना, आपको बहुत हंसी आई, लेकिन आपने जब किसी और को बताया तो बोलते हैं इसमें क्या खास बात है। क्यों? आपके ब्रेन में जो हुआ था वो एक नेगेटिव इवेंट था और आप जो कोशिश कर रहे हो प्रोड्यूस करने का वो पॉजिटिव इवेंट है। ये थोड़ा सा बारीक है। मुझे याद है जब मैं ट्रिग्नोमेट्री समझ रहा था, मुझे मुश्किल हो गई कि वो बारीक खेल था। वो यहां तक तो समझ में आता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक डंडी दो डंडी लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में भी पाड़े में पाड़े आपको पता है ना चुटकुला नहीं पता? एक कोई रहा होगा मुस्लिम या कोई और जात का रहा होगा, उसने कहा भैया आप कौन? बोलते हैं हम पांडे जी हैं। तो आप कौन है? आप शुक्ला जी हैं। बोलते हैं लेकिन तुमको पता है हम बड़े ऊंचे पांडे हैं, ये नीचे वाले पांडे। तो बोलता है अरे पाड़ों में पांडे तो थोड़ा बारीक खेल है, और ये बारीक खेल में सब लोग नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज ज्यादातर लोग थके हैं, परेशान हैं और
किसी न किसी तरह से अपने आप को फुसला लिया है। फुसला कैसे लिया? फिल्मों के जरिए, दोस्तों के जरिए, ड्रिंक्स के जरिए और बहुत बार सक्सेस के भी जरिए। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, जब तक सक्सेसफुल होते जाते हैं, तब तक आप उनसे बात करिए, आप कुछ बातचीत में जीत नहीं सकते। लेकिन जब पहली बार धक्का लगता है लाइफ में, कोई नेगेटिव घटना हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या लाइफ में फेल हो गए, तब उनको कुछ एहसास होता है। देखा जाए तो ये भी एक तरह का नेगेटिव इवेंट है। वो बेचारा चाहता नहीं था कि एहसास हो, लेकिन जिंदगी की रियलिटी उसको समझ में आती है कि मैं सोच रहा था ये सब बड़ा परमानेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन ढाह करके खत्म हो जाता है। तो ये बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उस बच्चे के लिए नहीं है जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि सर के पास आकर काउंसलिंग हो जाए तो पढ़ाई करने लगे ना। ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में दुखों को, मिजरी को देख करके ये समझ गए हैं कुछ मूलभूत, कुछ डीप चेंज होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं विजय जी से मिला था, जब मैं शक्ति जी से मिला था, मानस मुकुलदास से मिला था, मुझे लगता था यार ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग पूरी ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया से आए हैं। इन लोगों की लाइफ में उनको मिल करके कभी भी मानस जी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे कॉलेज में कैसे नंबर आए। और मेरी माता जी से कोई मिल जाए पहली बार में, अच्छा कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया है, पापा जी क्या करते हैं, अच्छा कार कौन सी है तुम्हारे पास, 1 रुपए कितना, अच्छा इस कोर्स को पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा कितना नंबर, कितने रुपए की तनख्वाह होगी तुम्हारी। और उसके बाद या तो आपको रिस्पेक्ट करती हैं या तो आपको बोलती हैं इससे दोस्ती मत रखो, फालतू है। ऐसा होता है, लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये बंदे थे जो कैलकुलेट ही नहीं करते किसी को। मैं इतनी बार मानस जी के यहाँ गया, इतनी बार विजय जी के यहाँ गया, उनको मिल करके बस ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवा आ गई। मैं और रिम्पी, मुझे याद है जब भी हमारी कुछ प्रॉब्लम होती थी ना, जब तो किसी के पास नहीं जाने का मन करता था, तो मोटरसाइकिल थी हम लोगों के पास उस समय, मोटरसाइकिल बैठते थे, दिल्ली चले जाते थे। उनके यहाँ तो मना भी नहीं करते थे, ऊपर एक कमरा बना रखा था, उसमें से सारे सोफे वोफे सब हटा दिए थे और उसको बोलते थे हमारा आश्रम है, और ऊपर का 3-4 गद्दियां लगा रखी थी, उसी में हम लोग सो जाते थे, खाते थे, वहां बैठे रहते थे, फिर बाबा के साथ बैठ करके बातें करते थे। सुबह सुबह उठते थे, चाय पीते थे, और कोई जजमेंट नहीं था कि तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक तरह का एक पीस था और एक, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं, ऑर्डर, जो अपने आप आता है। सुबह नींद खुल जाती थी, 7 बजे तक नींद खुल जाती थी, और खाना जितने बजे सब खाते थे उतने बजे खाना खाते थे। ऐसा नहीं था घड़ी से, घंटे से इतने बजे खाना। तो इन लोगों को जब मिले तो हमको लगा कि इनके अंदर में कोई गहरी चीज है जो मेरे पापा मम्मी में नहीं है। मैं देख रहा था ये 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे एक बार, और ऐसा लगा था एक रशियन बोल रहा है, एक कोई और भाषा बोल रहा है। मेरी मम्मी गई थी मानस जी से लड़ाई करने। मानस जी कृष्णमूर्ति पढ़ाते थे सालों साल से कॉलेज में, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उन्होंने कोई बच्चा नहीं, कभी पता नहीं हुआ नहीं कि कभी पैदा नहीं किया, बट ही वॉज हैप्पी द वे ही वॉज हैप्पी। और मैं जब उनके यहाँ जाता था तो मम्मी को लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ता वरता, यहाँ पर उसको मेडिकल की पीजी की तैयारी करनी चाहिए, और आपके पास आकर के फिलॉसफी के लेक्चर आपसे बातचीत कर रहा है। तो मम्मी बोलती हैं मानस जी से, आप बताइए आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आप क्या करेंगे। तो मानस जी उनको प्यार से सुन रहे थे, नहीं से आप बोले सुनने के लिए, तो प्यार से उनकी बातें सुन रहे थे। बोलते हैं अगर मेरा बेटा नहीं पढ़ना चाहेगा तो मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि बेटा क्यों नहीं पढ़ना चाहता, क्या बात है। आप पागल हो गए हैं, मैं ऐसे अपने बच्चे को अंधे कुएं में नहीं ढल सकती। बोलती है कि आपका बेटा अगर नौकरी नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो आप कब तक खिलाएंगे उसको। तो बोलते जब तक है मेरे पास, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं भी खाऊंगा, उसको भी खिलाऊंगा, उसके बाद लाइफ देखेगी। फिर मम्मी पीछे बोलती बुढ़ा पागल है, एकदम संगी है। लेकिन जब मैं उनकी ये बात सुनता था, एक माँ बाप अपने बच्चे से अगर ये कह सके बेटा चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे आप बैठे हैं धूप में, और वहीं पर हमारे माँ बाप हैं, पत्ते खत्म, धूप के नीचे बैठे हो, धूप आई जा रही, नहीं कमाओगे नहीं तो मर जाओगे। अरे घर है तुम्हारे पास, खाना है, खा रहे हैं, मर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों हमको फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज वो एक बहुत गहरे चेंज के ऊपर, उनके बारे में उस पर ख्याल कभी गया ही नहीं है। वो सुपरफिशियल चेंज पर बड़ा भरोसा करते हैं, और वो
अपने ऊपर भी ये ठूस ठूस के कोस के कोशिश करते हैं डालने का, और बच्चों पर भी डालने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो मैं बातचीत कर रहा हूं, बारीक बात, ये मैं अपनी मम्मी को नहीं बोल सकता, ये मैं खाली उन्हीं लोगों से बोल सकता हूं जो लोग बहुत गहरी नजर रखते हो या चाहते हो कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई परमानेंट ब्यूटीफुल चेंज चाहते हैं तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं आता। ये कृष्णमूर्ति ने इस बार क्लियर किया। वो किससे आता है? नेगेटिव प्रोसेस से। और नेगेटिव प्रोसेस आप ला नहीं सकते। तब क्या करें? आप जब पॉजिटिव को देखते हैं, ढेर सारे पॉजिटिव को देखते हैं, तो उससे एक रिस्पॉन्स पैदा होता है, और वो रिस्पॉन्स वो वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। बहुत बार आपके मन का होता है, बहुत बार आपके मन का नहीं होता। आप एग्जाम में फेल हुए, ये एक एक्टिविटी हुई, उससे आपके मन में एक रिस्पॉन्स उसका पैदा होता है। बहुत बार हो सकता है ये रिस्पॉन्स हो रोने का, बहुत बार रिस्पॉन्स हो कोई बात नहीं मुझे नहीं आया, देखते हैं। बहुत बार रिस्पॉन्स होता है इसका मतलब ये है कि मेरे काम की चीज नहीं है। देखिए, एक इवेंट से ढेर सारे रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं। तो every event that happens in your mind does lead to an event that is negative. तब आप इसमें झंझट में नहीं पड़ते हो कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये सारे के सारे पॉजिटिव आप थ्रो कर रहे हो ब्रेन में। नहीं, आप एक और गहरे प्रोसेस में हो कि देखते हैं मेरी लाइफ में जो जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में या उसके लिए मेरे रिस्पॉन्स क्या है। जब आप उनको देखना शुरू करते हो तो वो अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत जरूरी काम है। जैसे हम लोग इस बार गए थे KFI, तो हमने वहां देखा वहां की लाइफ एक शांत, हौच-पौच से फ्री और ढेर सारे पेड़ों के बीच में। वहां कृष्णा आंटी थी, एक कृष्णा आंटी 70 इयर्स की हैं। तो मैं और रिम्पी उनको देख रहे थे। तब तक शाम को कृष्णा आंटी से बैठ के बात हुई तो पता चला वो और अंकल 70 इयर्स की आंटी होंगी, अंकल होंगे करीब वही 75-80 के करीब। वो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे और अब रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने कहा रिम्पी ने इनफैक्ट सोचा कि अगर पापा भी ऐसी जॉब यहाँ पर करें तो कितना अच्छा हो। रिम्पी के पापा इस समय दिल्ली में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी कोई इस बहुत धामाडोल टाइप की नौकरी है। सैलरी कभी आती है कभी नहीं आती है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो डरे हुए हमको मिलते हैं अक्सर। तो अक्सर मैंने देखा है कि पापा जो है मम्मी को फोर्स करते हैं, मतलब मेरे पापा में नहीं, रिम्पी के पापा में, कि तुम जाके बच्चों के पास रहो। बच्चे मतलब दो भाई है ना रिम्पी के, एक तो अभी कनाडा में शिफ्ट हो गया, तो तुम वहां रहोगे तो कम से कम बच्चों की हेल्प करोगे तो बच्चे फाइनेंशियली तुम्हें हेल्प करेंगे। देखिए पेरेंट्स की अब है ये नॉर्मल डर है उनका। या तो मम्मी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, छोटे बच्चे को पालना, उनकी छोटा बच्चा है इरा, वो अपने आप में झंझट का काम, बहुत टायरिंग काम है, तो और वो नहीं करना चाहती बिकॉज यहाँ पर शी इज हैप्पी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार अगर यहाँ पर पापा भी रहते तो दे विल बी काम, दे विल बी हील्ड। तो जब प्रपोजल दिया मैंने तो उन लोगों को नहीं ठीक लगा। तो ये ठीक क्यों नहीं लगा? बिकॉज दे आर स्टिल बिजी डूइंग समथिंग पॉजिटिव एंड दे बिलीव दैट पॉजिटिव विल हेल्प। नेगेटिव तब आपको हेल्प करना शुरू करता है जब आप, ये बड़ा गहरा चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस कर सकते हैं। जब तक आप पॉजिटिव की फ्यूटिलिटी नहीं देखते, फ्यूटिलिटी मतलब वेस्ट, जब तक आप पॉजिटिव का ये नहीं देखते कि वो वेस्टेज है, इसका कोई फायदा नहीं, तब तक आपके ब्रेन में नेगेटिव इवेंट नहीं समझ सकते, नहीं उससे लाभ उठा सकते। सर आप ठीक कह रहे हैं, आपने कहा नेगेटिव इवेंट, तो ये सब किताबें क्यों पढ़ें हम? क्योंकि हम तो ये सब किताबें इसलिए पढ़ रहे हैं ना ताकि इससे कुछ हमारी लाइफ में हो। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं किताब खोल के इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद मैं कुछ बनूं और मैं कुछ करूं, तो ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन मैं अगर कोई किताब इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक सुंदर किताब है और देखते हैं पढ़ के मेरा क्या रिस्पॉन्स है, तो वो नेगेटिव इवेंट है। मुझे उस किताब को पढ़ के कुछ हासिल नहीं करना,
उस किताब को पढ़ के अपने आप रिस्पॉन्स आएगा ब्रेन में। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं अपने आप को आसपास की दुनिया के संदर्भ में जानना चाहता हूं, बिकॉज हम अपने आप को केवल रिलेशनशिप में ही जान सकते हैं। अगर मैं अकेले जंगल में रहूं तो भी मुझे देखना पड़ेगा कि आसपास पेड़ पौधे जंगली जानवर इनके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, उसी के संदर्भ में मैं जान पाऊंगा मैं कैसा हूं। तो अगर मैं किताब पढ़ता हूं, किसी की बायोग्राफी पढ़ता हूं, तो एक तो ये ऐसे पढ़ सकता हूं, उसको पढ़ूं और मैं अपने आप को सुधारूं, उसके जैसा बनने की कोशिश करूं, या वो गलतियां ना करूं जो उसने की हैं। वो तो हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड कि मैं पढ़ता हूं और बंद करता हूं, उसके बाद देखता हूं मेरी लाइफ कहां चलती है, तो मैंने उसको क्यों पढ़ा। जैसे हम गाना सुनते हैं, जैसे हम रोड पर जाते हैं तो कभी कोई वो आ गया, पार्क आ गया और फूल है, उसकी खुशबू हमारी नाक में आ गई तो अच्छा लगता है, वो रिस्पॉन्स है। फिर कहीं कचरे की बदबू आती है तो नाक बंद कर लेते हैं। हमारे आसपास हमको कुछ न कुछ तो करना ही है। जब आप पॉजिटिव के पीछे नहीं भागते तब आपके पास ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, बिकॉज आप फिर अपने आप को हर चीज के संदर्भ में देखना शुरू करते हो कि मैं कैसा हूं इसके रिलेशनशिप में, मैं कैसा हूं इसके रिलेशनशिप में। अब आप इस बेवकूफी में नहीं है कि मुझे इसकी तरह बनना है, क्योंकि किसी की तरह बनना है इसका मतलब, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, कि आप एक आइडिया पर विश्वास कर रहे हो, जिसको कृष्णमूर्ति ने मुझे समझाया बहुत बारीकी से। आइडियाज मतलब बेवकूफी। क्यों? He says, I don't have any idea, I have only reality, truth. ये बड़ा काम का चीज है समझने के लिए। हम लोग यहां बैठे हैं, ये एक मोमेंट है जिसको, ये ट्रूथ का मोमेंट है, सच, ये हुआ है, अभी हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये मोमेंट अभी चल रहा है हमारा। हम लोग सपने में तो नहीं है ना, मैट्रिक्स में तो नहीं बैठे हो रहा है। लेकिन अगर इस मोमेंट के बारे में आप 1 घंटे पहले सोचें कि सर जो क्लास करेंगे वो अच्छी करनी चाहिए, तभी मैं जाऊंगा, या पिछली बार तो खराब हुई थी, इस बार देखते हैं कैसा, तो वो जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी का एक इमेज है, और वो इमेज हमने अपने ब्रेन के शीशे में तैयार किया है, जो लगता तो है रियलिटी जैसा। नहीं, शीशे में आप अपनी फोटो देखिए तो लगती है ना एकदम सेम टू सेम आपकी फोटो, लेकिन बिल्कुल नहीं होती, वो केवल एक इमेज है। ऐसे ही जब आप किसी भी घटना के बारे में सोचते हैं तब भी आपका ब्रेन रिस्पॉन्सेस पैदा करता है। देखा नहीं है, मेरे को अगर 90% नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो एक आप ऐसा रिस्पॉन्स पैदा करते हैं जो आइडिया पर बेस्ड है, और आइडियाज आर वेस्ट, ऑल द आइडियाज। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आइडियाज का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और इससे आपको आइडियाज आ रहे हैं, देन इट इज अ वेस्ट। सेल्फ एवोल्यूशन के लिए, इसीलिए इसको कहा गया है रियलाइजेशन ऑफ वंस सेल्फ, अपने आप को खोज पाना कि मैं क्या हूं, ना कि अपने आइडिया को। आपको ये नहीं देखना कि मैं कैसा बनूं या कैसा बनना चाहता हूं, वो एक आइडिया है। आप जो हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ मैं क्या हूं। कल मैंने पढ़ा, एक मतलब जानबूझ के नहीं किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया। रिम्पी और हम दोनों मच्छरदानी लगा करके सोने वाले थे, और श्रीश तब तक रिम्पी ने कुछ कहा, उसमें कुछ ताना टाइप का मारा। हाँ, रिम्पी प्लान कर रही थी होली पे जाने के लिए उसके पापा मम्मी के पास या बब्बू के पास जाने के लिए प्लान कर रही थी। मैंने कहा जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें खराब नहीं लगा? मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसी कोई बात बोल सकता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा ताना लगेगा। Then she got really curious, बताओ मुझे क्या, कौन सी बात है जिसमें मुझे ताना लगेगा। तो मैंने सोचने लगा कि यार ताना वाली बात अगर मैं बोलता हूं तो उसको हर्ट होगा, और हर्ट मैं करना नहीं चाहता। मतलब मैं आराम से था, उससे मैं कोई डेस्परेट परेशान नहीं था। मैंने कहा रिम्पी मैं बोल तो सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। बोलती लेकिन तुम बताओ मैं हर्ट नहीं होगी। फिर मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा। बोलती अब तुम नहीं बताओगे तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। बट वो थॉट मेरे ब्रेन में था, उसको मैंने ऐसे ही पकड़ा था जैसे आप पानी को पकड़ते हैं हाथ में, बचा के रखते हैं, उसको आप मैं खत्म भी नहीं कर सकता। मैंने कहा रिम्पी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा थॉट था,
तुम झूठ बोल रहे, तुम बताओ मुझे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग दोस्त बन जाएंगे, अब लाइट ऑफ करते हैं और शिरीष सो गया, चलो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। नहीं नहीं तुम बताओ पहले कौन सी बात थी वो बताओ मुझे। मैंने कहा बताऊंगा। मैंने कहा क्या इस चक्कर में पड़ी है यार। अगर एक ऐसा थॉट, एक ऐसा आइडिया जो तुम्हें हर्ट कर सकता है, वो मेरा और तुम्हारा दोनों के काम का नहीं है, वो कचरा है हमारे घर का, उसकी जरूरत नहीं। बोलती फिर भी मुझे उस कचरे के बारे में जानना है। आप देख रहे हैं, वो एक आइडिया है, वो रियलिटी नहीं थी। फिर then she started guessing. मैं बताऊं तुम क्या बात, and she guessed it exactly the way it was. मतलब जो मैं सोच रहा था उसने वही गेस किया, बिकॉज वो खाली मेरा आइडिया नहीं था, वो तो एक आइडिया है, किसी को भी आ सकता है। बट मैंने हामी नहीं भरी। मैंने कहा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर धीमे धीमे वो समय बीत गया। आई एम लकी दैट मेरे हाथ से ऐसा हाथ उड़ करके किसी के गाल पे झापड़ नहीं पड़ गया। हर्ट होता है भाई, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टू मच बिजी और टू मच, ऐसा लगता है जल्दबाजी में है अपने आइडियाज को थ्रो करने के लिए। और अपने आप को अगर डेवलप करना है तो आइडियाज के साथ नहीं, रियलिटी के साथ कि मैं अभी क्या हूं, उसके ऊपर हमको काम भी नहीं करना है। क्योंकि काम करेंगे तो लगता है कोई आइडिया है, उसके रिस्पॉन्स को देखना है कि मैं हूं क्या। सर होने से क्या होगा, अपने आप में बड़ी कमाल की चीजें अपने बारे में जानेंगे आप। पुपुल जाकर कृष्णमूर्ति के पास पहुंची। ऑलमोस्ट 8 या 10-15 दिन। पुपुल जाकर वो थी जिन्होंने कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी लिखी है और बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी है। शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को कृष्णमूर्ति से मिलाने का काम पुपुल जाकर के हाथों से हुआ था। तो उनके साथ खूब टाइम तक रहती थी कृष्णमूर्ति के साथ। और एक दिन 8-10-15 दिन, शायद 15-20 दिन तक डायलॉग चलता रहा। कृष्णमूर्ति उनको ब्रेन के एवोल्यूशन के ऊपर बात करते रहे। और आखिरी दिन पुपुल जायकर को कुछ एक्सपीरियंस हुआ आखिरी दिनों में। बोलती है आई मेट कृष्णा जी अलोन, मैं उनसे अकेले मिली। आफ्टर द डायलॉग एंडेड, जब हमारी बातचीत हो गई, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज फीलिंग। उन्होंने पूछा कैसे महसूस कर रही हो। व्हाट हैड द 5 वीक्स ऑफ डिस्कशन, 5 हफ्ते का डिस्कशन चला है रेगुलर, मतलब इंटेंस बातचीत। 5 हफ्ते मतलब 35 दिन तक ना। डिस्कशन डन फॉर मी। व्हाट हैड द 5 वीक, उस डिस्कशन से तुम्हें क्या हुआ, उससे पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे अंदर में एक सेल्फ का वॉल्यूशन हो गया। वॉल्यूशन मतलब जैसे मेरे अंदर जो मैं की भावना थी ना, वो पिघल सी गई है। आई एम फीलिंग अलाइव, आई एम फीलिंग वेरी यंग विद इन। ये उस समय 50 साल के ऊपर की थी उम्र। इट वॉज लाइक बीइंग री इनकारनेटेड, ऐसा लगा जैसे पुनर्जन्म हो गया मेरा। आई फेल्ट पार्ट ऑफ समथिंग दैट हैड टू बी, ऐसा लगा जैसे कुछ होना चाहिए था। बात हुई ना पूरी रे, ऐसा वो पूरी हो गई है। जो चीज होना चाहिए था वो हो गया। थिंग्स वुड हैपन टू मी एज वॉज राइट, और अब मेरे साथ वही होगा जो सही होना चाहिए। सही होगा वही होगा मेरे साथ, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। एंड दे वर मेंट टू बी, देयर वॉज लिटिल आई कुड डू, और इसके बारे में मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। I also told him of what had happened to me towards the end of the discussion on consciousness. और एक दिन कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको बताया कि उसमें क्या हुआ मुझे। बोलती हैं डायलॉग्स हैड गैदर्ड एन इंटेंस वॉचिंग ऑफ द माइंड ड्यूरिंग द डे। बातचीत से दिमाग में वॉचिंग चल रही थी इंटेंस, से ब्राइट लाइट जल जाए और अपने थॉट्स दिखने शुरू कर जाए। When I felt asleep, जब मैं सोती थी तो ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूड, सपने में भी ऑब्जर्वेशन चलता रहता था, सोते समय भी। एंड वन नाइट आई हैड एन एक्सप्लोसिव परसेप्शन ऑफ थिंकर एंड द थॉट एज वन। मुझे अपने बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर में ऐसा समझ में आया जैसे थॉट और थिंकर एक ही है। लेट्स नॉट इमेजिन व्हाट इट इज, अभी नहीं पता हम लोगों को। देयर वॉज अ ब्लेजिंग लाइट, चमकता हुआ लाइट था जैसे मेरे मन में। आई फेल इन टू डीप स्लीप, और उसके बाद फिर मैं गहरे सो गई। सेकेंड नाइट सेम वॉचफुल इंटेंसिटी, वैसे ही वॉचफुल चलता रहा। एंड द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, वही चलता रहा। देन देयर वाज एक्सप्लोडिंग लाइट, खूब लाइट थी। एंड फिर डीप स्लीप, फिर मैं सो गई। थर्ड नाइट वही चीज हुआ। इंटेंस वॉज एन इंस्टेंट व्हेन ऑल थॉट्स वॉज क्वेंच्ड। थॉट्स वॉज क्वेंच्ड। क्वेंच्ड जानते हैं क्या होता है? प्यास जब लगती है और जब हम पानी पी लेते हैं तो उस
जो एक्सपीरियंस होता है पानी पीने के बाद उसको बोलते हैं क्वेंच्ड। ऐसा लगता है सारे विचार शांत हो गए, उनका प्यास खत्म हो गया जो हम विचारों से भरने की कोशिश करते हैं। थॉट्स वर क्वेंच्ड, एन इमेंस लाइट एंड देन ड्रीमलेस स्लीप। एक लाइट आई, फिर ऐसी स्लीप थी जो उसमें ड्रीम नहीं था। कहते हैं ड्रीम्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे ढेर सारे डिजायर्स या थॉट्स हैं अपने बारे में। ही हर्ड मी स्पीक, उन्होंने मुझे बोलते हुए सुना, बट रिफ्यूज्ड टू गिव द एक्सपीरियंस एनी इंपॉर्टेंस। उन्होंने ये सब चीजों को, क्योंकि आमतौर पर पता है स्पिरिचुअलिज्म में लोग एक्सपीरियंस को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारे साथ कुंडलिनी उठेगी, तुम्हारा ये होगा, तो उससे और भी आइडियाज बनते जाते हैं। तो उन्होंने एक्सपीरियंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज ओवर, मूव, वो तो हो गया ना, अब आगे बढ़ो। ही देन आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू। उन्होंने मुझसे पूछा, अब तुम क्या करोगी? आई सेड, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी। आई फील द अर्ज टू राइट, मुझे लगता है मैं लिखना चाहती हूँ कुछ। आई ऑल्सो फील लाइक डूइंग नथिंग, मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती। ही सेड, डू नथिंग, कुछ मत करो, एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखो क्या होता है। ये हमारी इमेजिनेशन है कि अगर अपने आप को देखेंगे तो क्या होगा, वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ आइडियाज हैं। बट नेगेटिव इवेंट starts when you start seeing that positive is useless.